हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारा राजस्थान जो बुक है ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है राजस्थान के एक परिचय के साथ में कि राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। राजस्थान के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी है। कहते हैं कि राजस्थान का पत्थर भी अपना इतिहास बोलता है। राजस्थान जो है यहाँ पर पुरा संपदा का अटूट खजाना है। राजस्थान में कहीं पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास, कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। मतलब ये बिल्कुल ना सोचे कि सिर्फ यहाँ पर युद्ध ही होते रहे हैं। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोक परक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य, लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तो ये भी जो भी हमने स्टार्टिंग के इस पैरा में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डिस्कस किए हैं उन सभी के बारे में इस बुक में 9th क्लास की जो ये हमारा राजस्थान बुक है इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हमारे राजस्थान का जो भी यहाँ की चित्र शैली है, जो भी यहाँ पर लोक संगीत है, जो भी यहाँ पर लोकगीत हैं, जो भी मेले और त्योहार हैं, जो भी यहाँ पर दुर्ग है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में कौन कौन से अलग अलग वंशों का यहाँ पर शासन रहा किस किस क्षेत्र में, उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान का प्राचीन इतिहास कैसा था, कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है। राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। मतलब इनसे पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास जो है वो कितना पुराना है। राजस्थान में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो इतिहास के शुरुआती समय में जो पाषाण काल था उसके अवशेष भी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो सभ्यता स्थल थे वहां पर मानव बस्तियों के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। राजस्थान में बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ और वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। अब देखो ये सारे वर्ड्स आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है सिंधुकालीन सभ्यता, क्या है मध्यकालीन सभ्यता, ये सारी चीजें क्या है इतिहास में। मतलब इतिहास की जो टाइमलाइन है वो आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि किस तरीके से जो हमारा इतिहास है वो विकसित हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो अभी चल रहा है 2022, ओके 2022 चल रहा है और यहाँ पर है जीरो, क्योंकि जीरो से हम 2022 तक पहुंचे हैं। ये जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, मतलब प्रभु ईसा के जन्म को। तो प्रभु ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको बोला जाता है एनो डोमिनी। तो अभी चल रहा है 2022। हमारे इतिहास का जो शुरुआती समय है उसको बोला जाता है पाषाण काल। मतलब जब उनका मस्तिष्क जो है वो थोड़ा सा विकसित हुआ तो उन्होंने पत्थरों का उपयोग जो करना है सबसे पहले शुरू किया। तो इसमें 3 पार्ट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें पाषाण काल के बाद में जो है वो सिंधुकालीन सभ्यता विकसित हुई। सिंधुकालीन सभ्यता विकसित हुई और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। उससे पहले का जो समय है वो है पाषाण काल।
सिंधुकालीन सभ्यता 1900 बीसी में जो सिंधुकालीन सभ्यता है वो अपनी डिग्रेड स्टेज में आ गई, मतलब धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की तरफ आने लग गई। इसके बहुत सारे कारण भी हैं। आप जा कर के जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस है, उसमें जाकर के इन वीडियोस को आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सिंधुकालीन सभ्यता है वो डिग्रेड हुई थी। अब जैसे ही सिंधुकालीन सभ्यता खत्म हुई उसके बाद में कुछ जो समय है उसको डार्क एज के नाम से बोला जाता है, मतलब उसमें जो है वो कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हुई। उसके बाद में आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ और 1000 बीसी तक जो है वो ऋग्वैदिक काल चलता है। अब ऋग्वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ओके, और 600 बीसी से 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है, 600 बीसी से 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है महाजनपद काल। अब ये महाजनपद क्या है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ तब उसमें छोटी छोटी संस्थाएं थी जिनको जन के नाम से जाना जाता था, और ये जो जन संस्थाएं हैं ये ही उत्तर वैदिक काल में आते आते मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसमें आते आते ये जनपद में कन्वर्ट हो गई। और फिर ये जो जनपद हैं, जो बड़े बड़े जनपद आपस में संगठित हुए और कुछ 16 महाजनपद जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में विकसित हुए बड़े राज्यों के रूप में। तो इस तरीके से 600 बीसी से 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है महाजनपद काल। उसके बाद में एक जो इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो बिहार वाला जो रीजन था वहां पर मगध जनपद महाजनपद जो था वो सबसे ज्यादा विकसित हुआ, और वहां पर मौर्य साम्राज्य जो है उसने अपना साम्राज्य अपना प्रशासन करना स्टार्ट किया, और उसका टाइम पीरियड है 322 बीसी से 185 बीसी तक। 185 बीसी तक। अभी हम जीरो से पहले का जो टाइम है उसी में चल रहे हैं। ओके, इसके बाद में 185 बीसी में जो मौर्य साम्राज्य है वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, और फिर 185 बीसी से यहाँ पर देखिए आप 319 एडी तक, यहाँ पर जीरो से इधर का टाइम आ गया 319 एडी तक। ये जो समय है इसको मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। फिर 319 एडी से 550 एडी तक, मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, उसके बाद का टाइम पीरियड आ गया, और ये जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है गुप्त काल। अब 550 से 606 एडी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब कोई भी जो राज्य है एक समृद्ध राज्य के रूप में किसी का भी शासन इस टाइम नहीं देखने को मिला। और फिर 606 एडी से 647 एडी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। ओके, उसके बाद में लगभग 250 वर्ष तक 750 एडी से 1000 एडी तक, 750 से 1000 एडी तक जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला, और उसको राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ये 2022 आप यहाँ पर मान लो। उसके बाद में 1192 से 1526 एडी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है सल्तनत काल, और इसमें 5 जो वंश हैं उन्होंने शासन किया था। आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि ये 5 वंश जो है वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि 1526 एडी में आ जाते हैं बाबर हमारे इंडिया में, और बाबर जब आते हैं तो वो उनका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और उसके बाद में यहाँ पर चलने लग जाता है किसका साम्राज्य, मुगल एरा, मुगल साम्राज्य चलने लग जाता है। 1526 से 1707 में जो है वो औरंगजेब की डेथ होती है, तब तक मुगल साम्राज्य रहता है। और जब औरंगजेब की डेथ होती है उस समय तक यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, और उसको बोला जाता है आधुनिक काल। तो इस तरीके से ये हमारा इतिहास रहा है। ये जो टाइमलाइन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतिहास की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये टाइमलाइन आपको प्रोवाइड करती है। आपको ध्यान में रखना है ये सारा टाइम पीरियड कौन सा शासनकाल कब से कहाँ पर विकसित हुआ है। ओके, तो ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये आपके अगर समझ में आ गया तो सिंधुकालीन सभ्यता, ये जो भी हमने पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने देखा ना कि इस इतिहास का शुरुआती समय पाषाण काल और पाषाण काल के 3 पार्ट थे। ओके, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि आर्य और राजस्थान। देखो, मरुधरा की सरस्वती और द्रुस्तती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है।
ये जो सरस्वती नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो हिमालय से माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसको गुप्त नदी के रूप में, ऐसा बोलते हैं कि धरती के नीचे से प्रेजेंट टाइम में बहती है और वैदिक काल में इसका मेंशन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये एक तरीके से विलुप्त हो गई थी। और देखो प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उन्होंने कोशिश भी की है, वो उन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि वो सरस्वती नदी को फिर से रिवाइवल करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे। एक बांध जो है वो इसके ओरिजिन पॉइंट पर ही बनाया जाएगा ताकि हमेशा पूरे वर्ष भर जो है इसमें पानी का प्रवाह जो है वो बना रहे। तो ये जो नदियां हैं जो कहाँ से वो निकलती थी, ये निकलती थी हमारे हिमालय से, उसके बाद में ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान से बहती हुई लास्ट में पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में अपने आप को जल को डालती थी सरस्वती नदी। तो इनके किनारे जो है वो आर्य रहते थे और यहाँ पर ही उनकी प्राचीन बस्तियां जो है वो शरण स्थली उनकी रही। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। दोआब क्या है? ये जो सरस्वती नदी है ना, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी यमुना नदी बहती है और सतलुज नदी जो बहती है उसके बीच का जो जगह था वहां से सरस्वती नदी बहती थी। और दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान जहां पर नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी है वो ला करके जमा की जाती है और काफी उपजाऊ स्थान होता है। दोआब वाला रीजन प्रेजेंट टाइम में गंगा यमुना का जो मैदान है उसको बोला जाता है। तो यहीं से जो आर्य है वो फिर दोआब वाले क्षेत्र की ओर बढ़े। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों के निवास करते हुए हुआ था। कौन सी नदी घाटियां? सरस्वती और दुर्स्वती। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल बीकानेर, बीकानेर जो हमारा प्रेजेंट टाइम का राजस्थान का जो जिला है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और मारवाड़ मतलब जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसको मरुकांतार के नाम से। आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है। तो देखो राजस्थान का आर्यों से क्या संबंध है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो आरएएस का, आप राजस्थान से हो और राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम होता है आरएएस। आरएएस में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आंसर लिखवा लेते हैं आपसे। आंसर में राजस्थान को लेकर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का आर्यों से कैसा क्या संबंध रहा है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप लिखते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप अगर राजस्थान के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये जो 6 to 12 की और 6 to 12 अगर आपको ना मिल पाए तो 9, 10, 11, 12 की जो हमारा राजस्थान बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़नी है। अब हम बात करेंगे जनपदों का युग। जनपदों का युग मतलब आप समझ गए होंगे, जनपदों का आर्यों और राजस्थान का युग मतलब वैदिक काल की बात की जा रही है। जनपदों का युग मतलब कौन सा काल की बात की जा रही है? पोस्ट वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिवी तथा अर्जुनयन जातियां, दक्षिण पंजाब में ये जातियां रहती थी, ये वहां से निकली फिर और अपने साहस और शौर्य के लिए ये जातियां जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी और अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आ गई और सुविधा के अनुसार फिर राजस्थान में बस गई। इसमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद और अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है जहां पर ये जातियां आकर के बसी। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच तक मालव, अर्जुनयन और योद्धियों की प्रभुता का काल राजस्थान में देखने को मिलता है। ओके, मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में ये अजमेर मतलब मालव जो है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर रहे, तो जयपुर के निकट शुरुआत में रही, फिर ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गई। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रही। मतलब अर्जुनयन जाति कहाँ रही? भरतपुर और अलवर में। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे क्या था? देखो आरएएस में 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो पूछ लेंगे कि योद्धे क्या है, तो आपको बताना होगा कि योद्धे एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था जो राजस्थान के उत्तरी भाग में रहता था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। अब देखो किसने कौन सा लेख लिखा, किसने कौन से शिलालेख लिखवाए, इसके बारे में भी राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये योद्धे क्षेत्र है। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो काफी ज्यादा था, परंतु योद्धे
तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन देखने को मिला। पहले बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर योद्धे और मालव जब राजस्थान में आए तो ब्राह्मण धर्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म के हास के चिन्ह फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्कों को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्र व्यवस्था सदा के लिए समाप्त हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राजस्थान में गणतंत्र व्यवस्था जो है वो काफी प्राचीन समय से थी, तो बिल्कुल प्राचीन समय से थी। ये जो योद्धे जो कबीला है जो हमारे उत्तरी भाग में था राजस्थान के, वो एक गणतंत्रीय कबीला था और काफी ज्यादा शक्तिशाली भी था। लेकिन 6ठी शताब्दी तक आते आते जो गणतंत्रीय व्यवस्था जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं मौर्य और राजस्थान की, कि मौर्य काल के समय में या उसके बाद में जो है वो मौर्य साम्राज्य के अवशेष क्या राजस्थान में देखने को मिले। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख और उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। मतलब अशोक का जो बैराट में अब शिलालेख जो मिला है, साथ ही साथ में ये जो मंदिर कुछ बनवाई गई, इससे मौर्यों का प्रभाव राजस्थान पे था, इसका उदाहरण देखने को मिलता है। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। तो ये बात पता चलती है, देखो किला यहाँ पर बनवाया था, मतलब ठीक ठाक वर्चस्व जो है इस क्षेत्र में उनका था। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का जो मौर्य वंशी माना जाता है विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला है, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रम से दिए हुए हैं। कोटा के निकट कनसुआ के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव जो है वो स्पष्ट होता है। अब हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई, हर्षवर्धन जो काल है उसको 606 एडी से 647 एडी के बीच का काल माना जाता है। 606 एडी से 647 एडी के बीच का। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो भारत की राजनीतिक एकता जो है वो पुनः विकसित होने लगी। हमने देखा ना अभी यहाँ पर जो जब हमने इतिहास का ये सारी चीजें पढ़ी तब हमने देखा कि यहाँ पर हर्षवर्धन का जो काल है उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर उसको राजपूत एरा के नाम से भी जानते हैं, वो समय जो है वो शुरुआत हुई लगभग 250 वर्ष तक। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। मतलब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, अलग अलग क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्रीय शक्तियां थी वो विकसित होकर के उन्होंने अपने आप को अच्छे से स्थापित कर लिया। अब इस समय में मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल और सांबर के चौहान, आमेर की कछवाहा, जैसलमेर की भाटी इत्यादि प्रमुख है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर जोधपुर के आसपास वाला रीजन, वहां पर प्रतिहारों का राज्य था। फिर वहीं राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। इसी समय मतलब 6ठी शताब्दी के आसपास की बात की जा रही है, सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे यह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। मेवाड़ वाले क्षेत्र में गुहिल स्थापित हो गए, जोधपुर वाले क्षेत्र में पहले प्रतिहार थे, फिर राठौड़ों के पास में आ गया, सांबर के पास में चौहानों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। 10वीं शताब्दी में अर्थुना और आबू में परमार शक्तिशाली बन गई। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया और उनका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। तो ये हमने देख लिया है वही चैप्टर की क्या इतिहास रहा। अब राजस्थान जो वर्ड है उसका नामकरण कैसे देखने को मिला उसके बारे में हम देखते हैं। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। मतलब पहले जो राजस्थान आज हमें दिखाई देता है, यहाँ पर हम देखेंगे ये राजस्थान का आपको मैप है, मानचित्र दिख रहा है। ये राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पहले ये राजस्थान इस तरीके से नहीं था। मतलब भूभाग ऐसा ही था, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है वो राज्यों का, अलग अलग वंशों का राजवंश शासन रहा और उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। राजस्थान जो है इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, एक सेकेंड, हाँ,
वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। इसी प्रकार बीकानेर की राजा स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाद लक्ष्य, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि देखो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, ये देखिए ये बीकानेर और ये जो जोधपुर का क्षेत्र है इसको बोला जाता था किसके नाम से? जांगल देश के नाम से। और बीकानेर के राजा इसीलिए अपने आप को क्या कहते थे? जांगलदर बादशाह। अब उसके बाद में बताया गया है कि जांगल देश का निकटवर्ती भाग था सपाद लक्ष्य, अजमेर और नागौर का मध्य भाग। तो ये तो नागौर है, ये अजमेर है, इनका जो मध्य भाग है इसको बोला जाता था सपाद लक्ष्य, और जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग तो कुरु प्रदेश, ये है यहाँ पर अलवर, तो ये तो उत्तरी भाग तो था इसका कुरु प्रदेश। उसके बाद में अगर हम देखें तो दक्षिण और पश्चिमी भाग जो था वो मत्स्य प्रदेश, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिमी हो गया, मतलब ये जो रीजन था ये था मत्स्य प्रदेश। और उसके बाद में पूर्वी भाग जो था वो सूरसेन देश के अंतर्गत, और भरतपुर और धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग जो है वो भी सूरसेन के अंदर। और इसका अलवर का ये कुरु, ये मत्स्य और ये सूरसेन, और ये भरतपुर, ये धौलपुर और ये करौली, ये भी सूरसेन के अंडर ही आते थे। हो गई ये बात। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सूरसेन राज्य की, जिसके बारे में हम भरतपुर, धौलपुर और करौली और अलवर का पूर्वी भाग जो सूरसेन राज्य के अंदर था, उसका राजधानी थी मथुरा। मत्स्य राज्य की राजधानी थी विराटनगर और कुरु राज्य की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। और ये जो उदयपुर वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, इसलिए इसको मेदपाट अथवा प्रागवाट भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है इसको मेदपाट या प्रागवाट के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसको मेव जाति का यहाँ पर अधिकार रहा, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था, और जोधपुर का दक्षिण भाग जो था उसको गुर्जरतरा कहता था। ये जो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है इसको कहा जाता था गुर्जरतरा। ओके। सिरोही के हिस्से को अर्बुद आबूदेश, जैसलमेर को माड़, कोटा और बूंदी को हाड़ौती, झालावाड़ का दक्षिण भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। तो ये हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट डिस्कस किया है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को क्लियर करते हुए हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।